हमारे साथ में है नफीस। एसएससी की तैयारी आपने कैसे कैसे की? क्या बैच से पढ़ाई की, बुक से की, या कैसे आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की? मैथ्स रीजनिंग में आपने क्या किया? और जीएस आपने कैसे, जो कि सबका ना राह का एकदम कांटा है कतई। जीएस के बारे में ये बात है कि जीएस सिलेक्शन तो नहीं दिलाएगा, लेकिन जीएस रैंक ज़रूर दिलाता है आपको। बाकी जैसे इस प्रिपरेशन की जर्नी में नफीस मॉक टेस्ट का बड़ा रोल रहता है। जी सर। तो मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए, कैसे लगाए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी? लोग कहते हैं कि शुरुआत में दे लो, अंदाज़ लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। सर मुझे तो बिना दिए अंदाज़ था मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है। तो अभी ट्रेनिंग में जाओगे तो क्या प्लान है? पूरा एंजॉय करोगे, मज़े लोगे? सर अभी तो बिल्कुल 100% प्लान है। मुझे ऑफिस में काम भी करना था, तो मुझे थोड़ा टाइम का इशू रहता था, टाइम का क्रंच रहता था। तो सर आपकी ये वाली बुक जो है मैं लेके भी आया हूँ, ये दिखाने के लिए आपको। ये वाली बुक मैं एनी टाइम रखता था अपने पास। शादी वादी का क्या प्लान है अब आगे का? सर मतलब ये थोड़ा सा रिस्की टॉपिक है। घर वाले भी देख रहे होंगे वीडियो? ये सर घर वाले भी देखेंगे। लाइफ में अगर आपको चांस मिले जी कि आप अपने एक डिसीजन को रिवर्स कर सकते हो पास्ट में जाके, मान लीजिए आपको एक अवसर मिलता है कि आपको टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, तो दोनों में से क्या जाना पसंद करोगे? मतलब मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था आंसर था ये। इसके अलावा कोई ऐसी हॉबी, सोशल मीडिया वगैरह आप कितना यूज़ करते हैं? और क्राइम थ्रिलर की बुक पढ़ता हूँ सर मैं। मुझे क्राइम थ्रिलर में बड़ा इंटरेस्ट है। ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और क्राइम थ्रिल तो मतलब है थ्रिलर। आपने जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था दिल्ली पुलिस से, उसे फाड़ देता मैं। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। और आज हमारे साथ में है नफीस, जिन्होंने भाई ने लाइन लगा के एग्जाम्स पे एग्जाम्स, पता नहीं इतने एग्जाम्स क्लियर करे कि शायद इनको भी याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती होगी। और आज उन्होंने एसएससी सीपीओ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ में पेपर निकाला है। दिल्ली पुलिस एसआई इनको पोस्ट मिली है, तो बहुत बहुत बधाई नफीस आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू सो मच सर। और बाकी मैं चाहूँगा एक बार आप अपना इंट्रो दें, बच्चों को बताएं कि आप किस जगह से आते हैं और किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड आपका है। सर मेरा नाम नफीस आज़म है और मैं बदरपुर रहता हूँ अभी। और सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो हम एक वेल रेड फैमिली से आते हैं सर। पापा का भी अच्छा बिजनेसमैन है पापा। अपना एडवर्टाइजमेंट का काम है उनका। वेल सेटल्ड है। मेरा छोटा भाई है सर एक, वो उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो मेडिकल कर रहा है, मतलब MBBS परस्यू कर रहा है सर एक यूपी गवर्नमेंट के कॉलेज से। और छोटी बहन है, वो तैयारी कर रही है, भाई भी तैयारी कर रहा है एक दूसरा जो है। बाकी मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, आई एम दी एल्डेस्ट। आप सबसे बड़े हो? जी सर। तो आपकी जर्नी की कहाँ से कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से आपकी एजुकेशन रही, और उसके बाद में कैसे कैसे आपने एग्ज़ाम्स निकाले? सर एजुकेशन तो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में रही है और प्राइवेट स्कूल में रही है। और सर 10th तक तो प्राइवेट स्कूल में रही थी। उसके बाद 11th से एक गवर्नमेंट स्कूल है सर NDMC का, वहाँ एडमिशन ले लिया था, वहाँ से पढ़ाई की है सर। और 2020 में सर 12th की थी, जो कि मैंने साइंस से की थी। ऐसा था कि साइंस लेने वाला ब्रिलियंट होता है, ऐसा कुछ परसेप्शन था, साइंस ले ली थी। बट सर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे भाइयों ने साइंस में ही आगे परस्यू किया। मेरे छोटे भाई ने भी बताया, मैंने आपको, साइंस में परस्यू किया, उसको इंटरेस्ट था उसमें, मुझे नहीं था सर। तो मैंने 12th के बाद सर साइंस छोड़ दी और मैंने BA की ग्रेजुएशन। अच्छा जी सर। तो ग्रेजुएशन में आपने BA किया? सिंपल BA, प्लेन BA जो बोलते हैं ना, वायरल होता है आजकल, प्लेन BA। तो प्लेन BA एकदम प्लेन BA। उसके बाद में फिर एसएससी की तैयारी आपने कैसे कैसे की? सर 12th के बाद बहुत सारे एवेन्यूज़ थे मेरे पास। मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, मैंने बहुत चीज़ें सोची और फाइनली सर बहुत डिसाइड करने के बाद ये फैसला किया था कि SSC की तैयारी करेंगे। क्योंकि सर एग्ज़ाम दो और डायरेक्ट जॉब लो, मतलब MBA करोगे तो इंटरेस्ट दोगे तो वहाँ कॉलेज करना पड़ेगा आपको, या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें में टाइम लगेगा। तो CGL वगैरह का बारे में पता किया। उस टाइम अंडर ग्रेजुएट था सर, तो CHSL एम था, तो CHSL से स्टार्ट की तैयारी सर। तो वहाँ से तैयारी स्टार्ट की? जी सर। यानी कि आपको लगा कि यार एंट्रेंस एग्जाम दो, उसके बाद में कॉलेज से कुछ करो, तब जाके कहीं नौकरी मिले, इससे बढ़िया सीधा पेपर दो, ठोक के नौकरी लो अपनी। पेपर दो और गवर्नमेंट नौकरी लो और ग्रुप B के ऑफिसर लगो, ये एम था शुरुआत में। तो अभी आप करेंटली वर्किंग है? जी सर, मैं भी वर्किंग हूँ। मैं भी अपने ड्रीम डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस में वर्किंग है सर, हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे। अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पे, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई जो थी लास्ट टाइम वैकेंसीज आई सर। तो क्या उसमें कैसे कैसे रहा था आपका, क्या रैंक रही थी? सर उसमें अच्छी रैंक रही थी मेरी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा सर, मेरे पास कोई NCC वगैरह नहीं है, तो विदाउट NCC कम्पीट किया हर जगह सर। तो सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। जब भी फॉर्म आया था तब मैं अंडर ग्रेजुएट था, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जॉब थी ये, क्योंकि उस टाइम में CGL CPO के एलिजिबल ही नहीं था। तो अच्छा। इसके लिए बहुत मेहनत से तैयारी की थी सर, इसके लिए बड़े डेडिकेशन के साथ की थी सर। तो फिर फाइनली जब हेड कांस्टेबल मिल गया, उसके बाद CGL और CHSL और CPO, ये तीनों एग्ज़ाम्स आपके लिए थे।
तो इनमें से फाइनली अब आप CPO पे आके क्यों सेटल हुए हैं? CGL का क्या रहा और CHSL में क्या रहा? सर मैंने CGL भी दिया है और मैंने क्लियर भी किया है। CGL 2024 दिया था मैंने, और मैं हालांकि उसमें मुझे ASO CSS वगैरह मिल जाती, एक आध ASO IB में भी, और असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट काफ़ी सारी, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह मिल जाता। मैंने उनको लिया नहीं, क्योंकि मुझे शुरुआत से फील्ड का इंटरेस्ट है सर, एक फील्ड करना है। पुलिस में रहने के बाद तो और इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मेरी प्रेफरेंस थी सर CBI सब इंस्पेक्टर थी, और मुझे CBI सब इंस्पेक्टर मिली भी सर। बट मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मेरे ऑफिस में भी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, क्या कि तू दिल्ली पुलिस में आ जा, तुझे फील्ड करने का शौक है तो हमारे साथ दिल्ली पुलिस में आ जा, तू क्यों जा रहा है CBI में। मैंने कहा और लकीली सर मैंने CPO का पेपर भी दे रखा था, प्रोसेस चल ही रहा था साथ में, तो फिर मैंने वहाँ एक्सटेंशन ले लिया, एक्सटेंशन के लिए मेल कर दी उन्हें, तो टेक्निकली मुझे मिल भी गया सर, तो फिर मैं CPO की तैयारी में लग गया। ऐसा नहीं लगा कि यार CBI कम से कम ट्रेनिंग करके देखते हैं क्या है? दिल्ली पुलिस का एक एक्सपीरियंस आपने HCM में ले लिया था। जी सर। उसके बाद में आपको पता ही है कि चलो CPO क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब तक क्लियर हो तब तक ट्रेनिंग व्रेनिंग करके थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस ले लेते। सर ये दिमाग में तो आया था, लेकिन उसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न था कि मैं नहीं गया। उसका रीज़न ये था कि CBI का सब इंस्पेक्टर वो 4600 ग्रेड पे है, अच्छा। और दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे है। CBI का सब इंस्पेक्टर ग्रुप B का ऑफिसर है, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर ग्रुप C का ऑफिसर है। तो सर मैं अगर यहाँ से हेड कांस्टेबल से CBI सब इंस्पेक्टर चला जाता, तो वहाँ से लौट के आने में मुझे बड़ी मुसीबत हो जाती। टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता, TR मिलता नहीं सर, और भी आपको पता है डिफिकल्टीज तो आती है, डेफिनेटली रहती है। और भी CBI ट्रेनिंग छोड़ने में तो है डिफिकल्टीज, वो भी ट्रेनिंग के जस्ट बाद में छोड़ना तो सर वैसे भी ठीक नहीं है। और ट्रेनिंग पे छोड़ना पड़ता है मुझे। हाँ, ट्रेनिंग पे ही हैं मेरे बैचमेट्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। हाँ अभी ट्रेनिंग चल रही है। अभी आए थे उस दिन, दिवाली वाले दिन कुछ लोग हमारे पास में भी। जी सर। तो फाइनली फिर आपने, अब आप DP पे सेटल होना चाहते हो या आगे कुछ सोचा है? सर आपकी लैंग्वेज ही यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि आपसे मेरी पहले भी बात हुई एक दो बार, तो आपने बताया था शुरुआत में दिल्ली पुलिस का क्रेज़ आपको भी था, मुझे भी है, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। आखिर बाद में पता नहीं आपकी तरह मेरा भी फेडअप हो जाऊँ तो हट जाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं फेडअप नहीं होऊंगा सर, मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर अच्छा काम करूँगा। मेरे को भी बड़ा क्रेज़ था यार एक टाइम पे, तो मतलब ये था दिल्ली पुलिस के लिए CGL वीजल मैंने सब छोड़ दिया कि बस यही, मतलब यही रहना है। और फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि अरे यार मैं थोड़ा सा मासूम सा है ना, लगता है ना देख के थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि मेरी मासूमियत दिल्ली पुलिस के लिए नहीं बनी है, पुलिस के लिए मैं नहीं बनाऊँ कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने तो इसीलिए, बाकी आप तो मेरे को लगता है पूरे पक्के पुलिस वाले बनने वाले हो, तगड़े वो कहते हैं ना खतरनाक वाले IO बनोगे आप। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे अभी दिल्ली पुलिस में आप काम कर रहे हो, तो काम करते टाइम कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आप पॉजिटिव वाइब देते हो, तो आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे रहा सर। पुलिस में लोग कहते हैं कि पुलिस वाले में लोग बड़े रूड होते हैं इस टाइप से, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं साइबर सेल में हूँ सर, स्पेशल ब्रांच में, और मुझे जो स्टाफ मिला हुआ, जो मेरे सर वहाँ काम करते हैं, सीनियर्स हों चाहे जूनियर्स हों, जो भी हैं सब सर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने मेरे साथ, मुझे पढ़ाई का पूरा टाइम दिया सर, मुझसे कम काम करवाते थे, मुझे पढ़ाई का टाइम देते थे, जिनके लिए मैं उनका शुक्रमंद भी हूँ सर, और मैं उनको थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि ऐसा स्टाफ मिला। मेरे इंचार्ज जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने भी बहुत टाइम दिया, सब इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने भी बहुत टाइम दिया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अब जैसे बहुत सारे आपके साथ में हेड कांस्टेबल, ASI और जो भी रहे होंगे, जी सर। मान लीजिए कल को जब आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं और कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे वो आपके जूनियर बन के आपके साथ में हो, या आपके जो कलीग्स रहे होंगे जी सर, या जो, तो उनके साथ में आपका क्या बर्ताव रहने वाला है, कैसा रहेगा, कैसा सर लगेगा? बर्ताव तो हमेशा ही सीनियर वाला ही रहेगा। वो मजाक भी उड़ाते हैं मेरा, कहते हैं अब तो थानेदार लग गया है, अब तो हमें सर नहीं बोलेगा तू, मतलब मजाक में सर, बैंटर है। बट ऑब्वियसली सर चाहे मैं कितना भी बड़ा सब इंस्पेक्टर लग जाऊँ, या फिर इनफैक्ट कोई लड़का IPS भी बन के आता है, ACP बन के भी आता है, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो उनके फादर की एज के होते हैं सर, एक रिस्पेक्ट तो हमेशा रहती है। डेफिनेटली। मैं भी जब थाने में था ना, कालकाजी थाने में, तो काफ़ी सारे हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, तो मैं भी सर बोला करता था, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए मेरा भी मजाक बनाते थे कि भाई तुम थानेदार हो यार, तुम हेड कांस्टेबल से सर कह के बोलोगे तो कैसे पुलिसिंग कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिसिंग अपना एक पार्ट है, और रिस्पेक्ट देना अपना दूसरा पार्ट। सर सीनियर आपके तो एज में सीनियर है, फादर की एज के, तो आप नाम से कैसे बोल सकते हैं। तो नफीस, जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, आपकी जर्नी हमने जानी बड़ी ज़बरदस्त है। जी सर। तो इस जर्नी को एग्ज़ाम तो तभी निकाल पाए होंगे जब नॉलेज आपने गैदर की होगी, तो इसकी तैयारी आपने कैसे कैसे की, किस किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया? तो सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली पूछना चाहूँगा इंग्लिश के बारे में, क्योंकि CPO में इंग्लिश का पूरा टोरा है, तो फिर इंग्लिश को आपने कैसे कैसे तैयार किया? सर शुरुआत में तो मैंने आपको बताया मैं 2020 में 12th की थी, तो 2020 के बाद ही 2020 के एंड में, या 21 की आप कह सकते हैं, 21 में स्टार्ट कर दी थी। तो सर तब इंग्लिश में तब मैंने फोकस नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, तो मैं ओके इंग्लिश में काम कर रहा था, इंग्लिश में काम चला। लेकिन जब CPO की बारी आई तो मुझे लगा कि यार
ये एग्ज़ाम में इंग्लिश कैजुअल अप्रोच से तो नहीं चलेगी, 250 नंबर की इंग्लिश सर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। बिल्कुल। तो सर मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब वगैरह पे क्या खंगालना शुरू किया। तो सर कोइंसिडेंटली बोलिए या लकीली बोलिए, मैं तो फॉर्चुनेट था कि मिले तो कई सारे सर, लेकिन एट दिन आपसे वाइब मैच हुई। और उसका सोल रीज़न ये था कि बनना था दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, और उससे पढ़ने का मौका मिला जो खुद सब इंस्पेक्टर रह चुका है और जिसके 195 नंबर है इंग्लिश में खुद। तो सर मैं तो फिर आपके पीछे ही पड़ गया था, मैंने कहा इनसे पढ़ना है। और मेरा तो एक सपना भी था जो मेरा अधूरा रह गया, वो ये था कि इनके 195 है, मैं ये रिकॉर्ड तो ब्रेक करूँगा। अनलकीली सर वो ब्रेक नहीं हुआ, मेरे 188.75 ही रह गए, बट स्टिल सर इतने नंबर तो बना गए आपकी मतलब बदौलत की मैं दिल्ली पुलिस में लग गया सब अरे इंस्पेक्टर। बहुत ज़बरदस्त, 188 मार्क्स भी अपने आप में बहुत होते हैं। थैंक यू सर। तो बाकी प्री में कितना स्कोर था आपका? सर प्री थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए सर, क्योंकि रीज़न ये था कि जब मेरा प्री होने वाला था 29 तारीख को मेरा प्री था और 26 तारीख को मेरी पासिंग आउट परेड थी, शेड्यूल थी। तो आपको पता था पासिंग आउट होती है तो बड़ा रगड़ा मिलता है सर ट्रेनिंग पे, बिल्कुल बिल्कुल। परेड करना और दुनिया जहाँ के ताम झाम। और जून की बात है सर, ये जून 2024 की बात है ये। खतरनाक तो गर्मी। खतरनाक गर्मी सर, और 3 दिन बाद मेरा पेपर था पासिंग आउट से, और लास्ट 20 डेज से हमारा रगड़ा मिलना शुरू हो गया था। तो बहुत मुसीबत थी सर, टेक्निकली बताऊँ तो पूरी प्लाटून सोया करती थी गर्मी के मौसम में, कूलर चला करके परेड करके आए 5 घंटा सब सो रहे हैं, और मैं अपने एक दोस्त को लेकर के जाता था पढ़ने के लिए कि हमें सीपीओ निकालना है। तो सर वहाँ पढ़ के सीपीओ दिया 169.75, यानी कि 170 नंबर प्री में बनाए मैंने रॉ, जो कि नॉर्मल हो गए 172.4 हो गए। अच्छा। ये प्री में, और फिर सर मेंस में 188.75, तो फाइनल सर 361.15 विदाउट एनसीसी मेरे नंबर हैं, और इसी भी मेरी मेरिट बनी है। इसी बेस पर आपकी मेरिट। तो जैसे आपने इतना बढ़िया स्कोर किया जी तो सर। इसमें बाकी सब्जेक्ट का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा होगा। जी तो सर। इंग्लिश के अलावा, जैसे इंग्लिश में भी अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, आपने मेरे से पढ़ाई की, लेकिन क्या बैच से पढ़ाई की, बुक से की, या कैसे आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की? सर सबसे पहले तो मैंने आपकी यूट्यूब पर क्लास देखना शुरू की थी, और मैं नया नया था तो मैंने कहा सर की क्लास देखना शुरू करता हूँ, कैसा पढ़ाते हैं सर। तो सर टीचर के अलावा भी जो आपसे जो पर्सनल वाइब मिलने लगी, जो आप गाइडेंस वगैरह देते थे, तो उससे तो लग गया कि इनके लैब बैच लेना है। फिर सर वीओडी वाला बैच था सर, वीडियो ऑन डिमांड वाला, वो बैच मैंने लिया था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त के पास भी था एक, तो फिर मैंने उससे भी क्लास करी थी। उसके बाद वही बैच मैंने परचेज़ किया था, उसी से नोट्स बनाए थे। और क्योंकि सर मैं नोट्स मेकिंग में बिलीव करता हूँ, तो मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे खासे। अब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं सर, जो कि मैं अभी है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, मैं दिखा भी देता। वहाँ से नोट्स बनाए थे। और सर सीपीओ मेंस के टाइम में एक मैंने क्योंकि मैं उस टाइम वर्किंग था, मैं हेड कांस्टेबल था, मुझे ऑफिस से आना था, जाना था, कम्यूट करना था, मुझे ऑफिस में काम भी करना था, तो मुझे थोड़ा टाइम का इशू रहता था, टाइम का क्रंच रहता था। तो सर आपकी ये वाली बुक जो है मैं लेके भी आया हूँ ये दिखाने के लिए आपको। ये वाली बुक मैं एनी टाइम रखता था अपने पास, और जब भी कुछ मैंने मिला, मेट्रो में जा रहे हैं, ऐसे खोल के पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया। तो इससे सर मेरे ग्रामेटिकल मतलब जो पोर्शन है पेपर का वो बहुत अच्छा हुआ। और सर एक और बात थी, आपकी अपने कॉम्प्रहेंशन की क्लास ली थी सर अलग से, डेडिकेटेड कॉम्प्रहेंशन की क्लास, वो किया था सर, उससे भी फ़ायदा मिला था। क्योंकि सर आपने किसी वीडियो में सजेस्ट वगैरह किया था कि कॉम्प्रहेंशन तो पढ़ने से इंप्रूव होता है, रीडिंग देने से इंप्रूव होता है। कई बार ऐसा लगता है ना लोगों को कि कॉम्प्रिहेंशन तो यार ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो हम तो इनफैक्ट जब भी मेंस का बैच चलता है तो कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली चलाते हैं सर, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसकी नीड रहती है। जी सर। लेकिन कई बार लोग उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, लाइटली तो लेते हैं सर। बहुत अच्छा किया कि आपने उसको हल्के में नहीं लिया। जी सर। तो जिस तरीके से आपने इंग्लिश की तैयारी करी इस तरीके से, उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग में आपने क्या किया? सर मैथ्स, क्योंकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, तो मैथ्स मतलब ऐसा नहीं था मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, बिल्कुल ये नहीं कहूँगा मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया, बट मैथ्स थोड़ा ठीक था मेरा, ओके था। लेकिन सर वही है ना कि अब आप किसी फील्ड में उतर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब तो मैंने 11-12 में मैथ्स में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, कैलकुलस वगैरह ही पढ़ लिया था, उसका कुछ काम तो नहीं सर मुझे एसएससी में। तो फिर मैंने एसएससी के लिए डेडिकेटेड मैथ्स पढ़ी, वो भी सर जब आपसे जुड़ गया था तो मुझे फिर आदित्य रंजन सर के भी क्लोज़ हो गया मैं, तो मैंने सर उनकी ज़्यादा पहले तो शुरुआत में यूट्यूब में वीडियो देखी, फिर सर मैंने हर चीज़ यूट्यूब से शुरुआत की है कि पहले अगर फ्री वाला देख लूँ, जब बंदा फ्री में इतना अच्छा पढ़ाता है तो पेट तो अच्छा पढ़ाएगा ही, एक ये वाला साइकोलॉजी लेके फिर मैंने ये चेक किया था। तो सर मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं आपसे सच बोलूँगा। और क्योंकि सीजीएल का भी पैटर्न चेंज हो गया था, अब मैथ्स की वो वाली बात नहीं है, वो 200 नंबर वाली मैथ्स की बात नहीं है। तो फिर मैंने मैथ्स में सर आदित्य रंजन सर के ही पढ़ा, उससे नोट्स बनाए। सीजीएल में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सर अभी, एक प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ है, स्टैट्स ऐड हुआ है, वो मैंने पढ़ा अलग से डेडिकेटेड, क्योंकि यूट्यूब पे भी वीडियोज़ है इसके बारे में, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो मैंने अलग से डेडिकेटेड पढ़ा। और फिर उससे सीजीएल में स्कोर किया, बाकी सर सीपीओ में भी मैथ्स में स्कोर किया उसी से।
उससे आपने सारी जगह पे चीज़ें। जी सर। और रीजनिंग का आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया था? सर रीजनिंग शुरुआत में तो सर रीजनिंग मतलब बिल्कुल नहीं आती थी। जब पहली बार रीजनिंग से इंट्रोड्यूस किया गया मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, कैसा भी कुछ होता है। तो सर रीजनिंग के लिए पहले तो शुरुआत में सर मैंने कई टीचरों से पढ़ा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कई टीचरों से पढ़ा। और कुछ टॉपिक्स के लिए ट्रिक्स चाहिए होती हैं सर। किसी ने कुछ ट्रिक बताई, किसी ने कुछ ट्रिक बताई, किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया। शुरुआत में उनकी ट्रिक याद भी की। बाद में सर वही है ना, घूमते घूमते फिर विक्रमजीत सर के उनकी वीडियोस देखना शुरू किया मैंने सर। तो सर उसमें जो जो उन्होंने ट्रिक बताई थी सर, वो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने बैठ के पढ़ा रहे हो। मतलब इस टाइप से पढ़ा रहे थे आप, जो एक वर्चुअल रिलेशन है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वर्चुअली पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा था फिजिकली पढ़ रहे हो। मतलब एकदम। वैसे भी विक्रम सर का एक्चुअली में क्या रहा है, लॉन्ग टाइम से ना 2012 से ऑफलाइन पढ़ाया है, तो उनका वो वाला फील आता ही है। जी सर। मतलब ऐसा लगता था कि वो मुझे ही पढ़ा रहे हैं और किसी को नहीं पढ़ा रहे, बस वो मेरा नाम नहीं ले रहे, लेकिन पढ़ा मुझे ही रहे हैं, बस ऐसा लगता था। तो इस तरीके तो का इस तरीके से मैंने पढ़ा सर रीजनिंग में। और सर रीजनिंग तो आपको पता है ईजी टॉपिक है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है उसमें। तो बस प्रैक्टिस की थी मॉक से, वही से हो गया सर। और जीएस आपने कैसे, जो कि सबका ना राह का एकदम कांटा है कतई। सर जीएस तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा सर। जीएस के बारे में ये बात है कि जीएस सेक्शन तो नहीं दिलाएगा, लेकिन जीएस रैंक ज़रूर दिलाता है आपको। सेक्शन तो आपको 3 सब्जेक्ट ही दिलाएंगे, जीएस आपको रैंक दिलाएगा। रैंक में क्या है सर, अगर जीएस में नंबर नहीं होता तो मेरे सीजीएल भी नहीं होता मेरा, ना मेरा ये होता सीपीओ, अच्छी रैंक नहीं होती मतलब। तो सर जीएस ने दिलवाया। जीएस सर शुरुआत में तो मैंने क्या किया था सर जीएस के बारे में, तो पहले सर जीएस को तो मैंने शुरुआत में लाइटली लिया था। और सर एग्ज़ाम तो फिर एसएससी का टॉप नॉच एग्ज़ाम जो है, हाई स्टेक एग्जामिनेशन, वो सीपीओ बचता है और सीजीएल बचता है, दोनों का टारगेट था। तो सर फिर जीएस पे थोड़ा फोकस बढ़ा दिया था मैंने, जिसमें कि राधिका मैडम की क्लास थी सर, 21 दिन 21 मैराथन करके थी सर, वो मैंने की थी और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था सर। बाकी सर मैंने एक लूसेंट की बुक भी आती है येलो कलर की पतली सी, वो मैंने पढ़ रखी थी सर शुरुआत में, जब मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा था 2021-22 में। तो उससे तो मेरा एक बेस था बना हुआ। बाकी पेपर के टाइम में तो मैंने मैडम की क्लासेस की थी और उससे अच्छा नंबर बने सर, सीजीएल में भी अच्छे नंबर बने और सीपीओ में भी अराउंड 24-25 नंबर मेरे जीएस में थे। तो सर अब ठीक है, डिसेंट नंबर है, बंदों को 40 भी आते हैं, लेकिन ठीक है सर। नहीं, जीएस में तो भाई वो है ना कि जितना आ जाए उतना बेहतर है। जी सर। और बाकी फिजिकल वगैरह की कोई ऐसी दिक्कत रही स्पेशल, या ठीक था? नहीं सर, फिजिकल की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए तो मैं अपनी मम्मी का भी शुक्रिया करूँगा कि उनके जेनेटिक्स अच्छे रहे कि फिज़िकल में कोई दिक्कत नहीं हुई सर। और ठीक था फिज़िकल में सर। मैं बास्केटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ मैं, अच्छा खेला मैंने बास्केटबॉल स्कूल में 11-12 में। तो रनिंग वनिंग में दिक्कत शुरुआत में तो थी थोड़ी सी, पर टाइमिंग में आने के लिए फिर एक अकेडमी ज्वाइन कर ली थी सर। वहाँ दोस्तों के साथ रनिंग वनिंग किया करता था, लॉन्ग जंप हाई जंप। तो फिज़िकल भी अच्छा हो गया था सर। फिज़िकल में भी 550 के अराउंड टाइमिंग आ गई थी 1600 मीटर की, तो ठीक था सर। फिर तो बढ़िया, ये 6.5 चाहिए, 5:50 5:30 के आसपास आ गई थी सर, तो ठीक। तो अभी ट्रेनिंग में जाओगे तो क्या प्लान है, पूरा एंजॉय करोगे, मज़े लोगे? सर अभी तो बिल्कुल 100% प्लान है कि जो इतनी मेहनत करी है, संघर्ष करा है सर इस रिज़ल्ट के लिए। संघर्ष के अलावा, मेहनत के अलावा सर वेट भी बहुत किया है, पेशेंस का भी टेस्ट ले लिया इसमें। सीपीओ में बहुत ज़्यादा इस वाले ने तो बिल्कुल ले लिया। सीजीएल वालों की, जो सीबीआई वाले हैं, लगभग ट्रेनिंग होने वाली है। हाँ सर, उसकी ज्वाइनिंग तो मार्च मई में ही आ ली थी। हाँ। ये अभी तक फंसा हुआ था, ये फंसा हुआ था। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई टेक्निकली भी, तो दिसंबर में चांसेस है हम ज्वाइन कर दिसंबर जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, सीबीआई की ट्रेनिंग हो चुकी होती है। हाँ सर, 60% ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है उसकी। हाँ, और तब मैं ज्वाइन करूँगा। तो सर पेशेंस का भी टेस्ट ले लिया, तो होपफुली इन्जॉय करूँगा सर। मेहनत भी करी है इसके लिए तो बहुत ज़्यादा, तो ठीक है सर। बाकी लाइफ में आपको पढ़ाई, फिजिकल और ड्यूटी, इस सब के अलावा क्या पसंद है? सर लाइफ में पहले तो सर फिजिकल स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बास्केटबॉल पसंद है सर, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। बास्केटबॉल का मैं शौकीन हूँ, मैं खेलता भी बहुत हूँ। मेरे दोस्त यार फ्रेंड सर्कल में भी बास्केटबॉल प्लेयर्स रहे हैं। मेरा एक दोस्त भी है सर, सबसे खास दोस्त जो है वो बास्केटबॉल का नेशनल लेवल प्लेयर है, तो वो बास्केटबॉल खेला करता था बस सर मैं। और उसके अलावा सर मुझे उसका बहुत शौक है सर, बुक्स वगैरह पढ़ने का। और क्राइम थ्रिलर की बुक पढ़ता हूँ सर मैं, मुझे क्राइम थ्रिलर में बड़ा इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और क्राइम थ्रिल तो मतलब है थ्रिलर्स। जी सर। और मैं वेब सीरीज़ वगैरह भी क्राइम थ्रिलर के ही देखता हूँ, चुन चुन के ढूंढ के निकालता हूँ। पाताल लोक देखिए सर, वो तो ऑब्वियसली रिलेटेबल थी। जिसको दिल्ली पुलिस चाहिए वो तो फिर पाताल लोक पक्का देखिए सर, वो तो हाईली रिलेटेबल थी, मतलब ज़बरदस्त है पुलिस वालों के लिए, तो ज़बरदस्त है सर, वो खतरनाक है ना, बहुत बढ़िया थी। मैं भी जब पाताल लोक का सीजन 1 आया था, तो उस टाइम पे हम कोविड का टाइम था, तो ट्रेनिंग से मैं थानों में भेज दिया था। तो भाई थाने में बैठ बैठ के देखी थी, तो वो पूरा फील कर पाते थे। ऐसा लगता था उस टाइम पे, तो वो नई नई वर्दी थी, सितारे थे, तो लगता था यार यही सब कुछ। वो हाथीराम चौधरी का ना अलग ही टोरा है उसका।
बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है सर, हाँ। अच्छे एक्टर हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। बाकी ये जो क्राइम थ्रिलर्स देखना और ये तो आपको इंटरेस्ट देता ही देता है। जी सर। इसके अलावा कोई ऐसी हॉबी, सोशल मीडिया वगैरह आप कितना यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया सर इसी बात से अंदाज़ लग जाएगा कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट प्राइवेट है, तो मैं कितना ही यूज़ करता हूँ उसको। मैं बहुत कम फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूँ सर, मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, सोशल मीडिया में, आपसे ऑनेस्टली बोलूँगा सर। मैं अपना टाइम सर ज़्यादातर सोशल मीडिया की जगह वही टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं ऑन स्क्रीन टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर, तो मैं फिर नेटफ्लिक्स पे क्राइम थ्रिलर मूवीज़ और वेब सीरीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। फिर मैं सोशल मीडिया पे कम करता हूँ। हाँ सर, थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ व्हाट्सअप टेलीग्राम का, दोस्तों से बातें भी करता हूँ नॉर्मल सर। दोस्तों से? मेल फ्रेंड्स से सर सारे। तो शादी वादी का क्या प्लान है अब आगे का? सर जब करवा दें सर, पापा मम्मी कर लेंगे। पापा मम्मी करवाएंगे होपफुली सर। और उसी बीच अगर कोई खुद से पसंद आ गया तो सर कोशिश करेंगे। कर पाओगे हिम्मत कहने की? सर ये तो टाइम बताएगा। शर्मा रहे हो हैं सर, ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया है ना? पर्सनल नहीं सर, मतलब ये थोड़ा सा रिस्की टॉपिक है। घर वाले भी देख रहे होंगे वीडियो? ये सर घर वाले भी देखेंगे। तो नफीस, अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करें जो लाइफ से रिलेटेड है, जी सर। तो जीवन में क्या करना सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? सर सबसे ज़्यादा तो सर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना एंजॉय करते हैं सर, ये तो है। और सर फादर के साथ बातें करना बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। फादर से बात करने का टाइम कम मिलता है सर। और मेरे फादर थोड़े से सिग्मा फादर हैं, उस टाइप की। पापा की भी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी वैसी है सर। पूकी से फादर नहीं, आजकल के पूकी फादर है वैसे नहीं है सर, थोड़ा सा है, उनका ऑरा है सर। तो उनसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं वो बहुत एंजॉय करता हूँ। और दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, मम्मी को टीज़ करना भी एंजॉय करता हूँ मैं, उनको भी बहुत पसंद करता हूँ आज भी। तो ये सब है सर। ये बहुत एंजॉय करते हो? ये सब आपकी मूवीज़ वगैरह। दोस्तों के साथ हैंग आउट एंजॉय करते हो। दोस्तों में कैसी इमेज आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? कैसी इमेज है आपकी? मतलब एकदम डोमिनेट करते हो सबको, या चुपचाप बातें सुनते रहते हो, या जस्ट टांग खींचते हो किसी की? क्या करते हो? सर लकीली मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें सारे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोई DDA में ASO है, कोई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है सर, कोई GST इंस्पेक्टर है, कोई ASO है, कोई बिल्डर है, प्राइवेट में भी है तो बिल्डर का काम कर रहा है। सारे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं सर, और सारे अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। उनके बीच में सर मेरी इमेज है कि पहली तो ये है कि कमीना है, और दूसरी ये है कि अच्छा दोस्त है। मतलब मतलब दोस्त अच्छा है वैसे कमीना है? मतलब हाँ, मैं छेड़ता हूँ, परेशान करता हूँ उनको भी, परेशान करते रहते हाँ, मतलब आपस में तो हम लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन सर दिल से सब करीब है, सारे अच्छे हैं सर। दोस्तों में कोई ऐसा जो थोड़ा सा मोटिवेशन देता हो, समझाता हो कि भाई ये कर लो ऐसे? सर मेरा एक दोस्त है, मनीष नाम है उसका, मनीष राठी। वो भी सर जाट बैकग्राउंड से, आपके ही से है सर, कम्युनिटी से है। वो मेरा सर बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है। और मतलब वो रहा है सर मेरे साथ हमेशा खड़ा, हर पेपर से पहले कॉल करना, मतलब बहुत हेल्प करी है उसने मेरी। एक इमोशनल हेल्प होती है सर, फैमिली के अलावा अगर किसी ने की है तो उसने की है, तो वो है सर। और भी मेरे बहुत दोस्त हैं, एक सिद्धार्थ है, ऋतिक है, बहुत दोस्त है सर मेरे। तो सबसे करीब तो जो था उसका नाम ले लिया मैंने, यही है। बाकी लाइफ में अगर आपको चांस मिले जी कि सर, आप अपने एक डिसीजन को रिवर्स कर सकते हो पास्ट में जाके, जी तो सर, वो कौन सा डिसीजन होगा जिसको आपको बदलना है? साइंस लेने का। साइंस लेने का? ये रिवर्स कर दूंगा सर, क्योंकि उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ले लिया था हमारे शौक में कि साइंस लेंगे। एक परसेप्शन है ना सर कि साइंस वाले ब्रिलियंट होते हैं, तो वो परसेप्शन को पूरा करते हुए मैंने साइंस ले ली थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, हालांकि मुझे इंटरेस्ट होता था, मैं वो फुली उसमें भी अच्छा करता, मेहनत करता उसमें भी, खूब मेहनत करता उसमें भी, लेकिन सर उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो वो फिर लगा कि मुझे वेस्ट हो गया। ऐसे ही अगर कुछ और काल्पनिक क्वेश्चन रखें तो मान लीजिए आपको एक अवसर मिलता है कि आपको टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, तो दोनों में से क्या जाना पसंद करोगे? सर पास्ट में जाना। फ्यूचर तो आगे आना ही। फ्यूचर को क्योंकि मैं अभी भी शेप कर सकता हूँ, मैं प्रेजेंट पे भी फ्यूचर को शेप कर सकता हूँ, लेकिन जो पास्ट में मिस्टेक्स हो गई उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, रेक्टिफाई नहीं कर सकता, तो मैं पास्ट में जाना पसंद करूँगा। अगर आपको मौका दिया जाए कि ये एक आदमी की आप लाइफ पूरे तरीके से बदल सकते हो, आबाद है तो बर्बाद कर सकते हो, बर्बाद है तो आबाद कर सकते हो, तो किसको करोगे? और आबाद करोगे या बर्बाद करोगे? सर आबाद इन द सेंस कि अगर पास्ट में जाके करूँगा तो अपनी ही करूँगा सर, जा करके। नहीं, आज मौका मिले। जी सर। अपनी नहीं कि भाई ये एक एक्स पर्सन है, आप चाहो तो इसको बर्बाद कर दो और आप चाहो तो इसकी ज़िंदगी एकदम से बदल दो, तो वो सर। कौन व्यक्ति होगा जिसकी ज़िंदगी बदलनी है? सर मैं, अगर मेरे को ये पावर मिलती है, ये
ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है आपने मुझे, तो सर मैं क्या करूँगा, मैं पास्ट में जाऊँगा और आपको कन्विंस करूँगा कि सोलंकी सर प्लीज़ दिल्ली पुलिस मत छोड़िए, मैं आने वाला हूँ, साथ में काम करेंगे। साथ में थानेदारी करेंगे। मतलब मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड सा आंसर था ये, कि ऐसा भी आपका आंसर कुछ रहेगा। मतलब मेरे ही डिसीजन को बदलवाना है आपको। जी सर, हम साथ काम करते सर, हम साथ में यूनिफॉर्म पहनते, साथ में काम करते, थाना मज़ा आता? मज़ा आता सर। फिर पढ़ाता कौन? हाँ सर ये भी है, लेकिन अब आपने कहा कि चेंज करना है तो मैंने ऑल टुगेदर ही चेंज कर दिया। जी सर। एक और ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जी सर। कि मान लीजिए आप मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, इनविजिबल होने की आपको पावर मिल जाए अचानक से, जी सर। तो इनविजिबल होके सबसे पहले क्या काम करोगे? सर इनविजिबल होके तो अब मेरे माइंड में सर बहुत कुछ आ रहा है। सर इनविजिबल होके सर क्या करूँगा, मतलब सर मैं विजिबल होके सारे काम कर ही ले रहा, जो मुझे करना है, तो इनविजिबल होके भी ऐसा कुछ तो नहीं मेरे पास। हालांकि ये कर सकता हूँ, इनविजिबल होकर के आपने जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था दिल्ली पुलिस से, उसे फाड़ देता मैं। ये कर देता। बाकी मेरे मन में भी आता है कई बार, मैं तो सोचता हूँ कि इनविजिबल हो जाओ, जाके फ्लाइट में बैठ जाओ, जहाँ घूमना है जाओ, ना किराया लगेगा ना कुछ होगा, इनविजिबल होकर कुछ भी खाओ पियो मस्त, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस घूमो मस्त मौज लो, है ना? जी सर। और बाकी एक आधे लोग जिनसे थोड़े से मतलब परेशान भी करते हैं जो लोग जीवन में, आपको जाके चांटे मारो खींच खींच के, समझ ही नहीं आए सामने वाले को कि मार कौन रहा है, मजा नहीं आएगा एकदम सर। ये तो ऐसे बचपन में थॉट्स आते थे ऐसे कि काश मैं मैं भी बचपन ही जी रहा हूँ। जी सर। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। बाकी जैसे इस प्रिपरेशन की जर्नी में नफीस, मॉक टेस्ट का बड़ा रोल रहता है। जी सर। तो मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए, कैसे लगाए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी? जी सर। एक बार वो आप शेयर ज़रूर करें। सर मॉक टेस्ट के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप प्रिपरेशन की इनिशियल स्टेज में हो तो आप ना ही दे तो अच्छा है। मैंने तो नहीं दिया था सर। लोग कहते हैं कि शुरुआत में दे लो, अंदाज़ लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। सर मुझे तो बिना दिए अंदाज़ था मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मैंने फिर नहीं दिया। जब मेरी सिलेबस पूरा हो गया था, सर सिलेबस तो खैर मेरा बहुत पहले पूरा हो गया था, 2022-23 में ही पूरा हो गया था, लेकिन मगर सीपीओ के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सर सिलेबस तो मेरा पूरा था। लेकिन सर एग्जामिनेशन प्री में भी ऐसा किया मैंने सर, एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा था, मुझे कुछ नया पढ़ना नहीं था। 20 दिन पहले मैं क्या करता सर, इन 20 दिन सर मैंने सिर्फ मॉक दिए, रिवीजन की है, जो की टॉपिक्स हैं उनकी, और सर करंट अफेयर पढ़ा है बस। ये करंट अफेयर से एक आध क्वेश्चन हिट हो जाएंगे तो मैं एज मिल जाएगा उसमें और बच्चों से, बस ये किया सर। मॉक में ऐसा रहता था सर कि अब मैंने कुछ मॉक ले रखे थे पेड, सिर्फ मॉक ले रखे थे ताकि मैं मॉक दे सकूं। और मैंने ऐसा कर रखा था सर कि जितने भी फ्री मॉक अवेलेबल रहते हैं, आपको पता है कि सर जितने भी हैं वो संडे को फ्री मॉक देते हैं, कुछ 5 मॉक ट्रायल के देते हैं, कुछ 2 मॉक ट्रायल के देते हैं, तो वो सारे मॉक मैंने यूटिलाइज़ किए हैं। मैंने हर किस्म के मॉक दिए हैं सर। कुछ क्योंकि ऐसा रहता है सर, कुछ मॉक्स में ऐसा रहता है कि इंग्लिश टफ आती है, कुछ मॉक वाले ऐसा बनाते हैं सर, एक पैटर्न होता है सर एक, कि वो थोड़ा रीजनिंग टफर साइड बनाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो इंग्लिश टफर साइड बनाते हैं, कुछ मैथ्स टफर साइड बनाते हैं। तो मैं सारे मॉक्स देता था ताकि आप, अगर मैं आपको एक सर एग्जांपल देके बताऊं तो आप लास्ट 3 ईयर का सीजल देख लीजिए। सीजल 22 में इंग्लिश टफ आई थी, अच्छी खासी टफ आई थी, बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन आए थे मेंस में, क्योंकि सर मेंस के मार्क्स से मेरिट बनती है। 2023 में मैथ्स टफ आ गई थी, जिन्होंने मैथ्स में नंबर बनाए थे वो फाइनल सिलेक्शन ले गए। और 2024 में भी जीएस बहुत टफ आई है, लोग बच्चे कह रहे हैं बहुत टफ जीएस है, मैंने खुद पेपर दिया, जीएस बहुत टफ थी सर और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये अनएक्सपेक्टेड है कि सर कि क्या टफ आ जाए, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कभी अगर जीएस भी टफ आ जा रही है तो आप जीएस को भी कोप कर सकें, अगर कभी आपकी इंग्लिश टफ आ जा रही है आप उसको भी कोप कर सकें, अगर कोई भी सब्जेक्ट टफ आ रहा है तो आप कोप कर सकें और उस सब्जेक्ट को आप में लैग ना करें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाए। आप उस सब्जेक्ट में भी एवरेज से ऊपर मार्क्स ले आएँ ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आपकी रैंक भी आ जाए। तो इसलिए मैं क्या करता था, मैंने हर किस्म के मॉक्स दिए हैं सर, हर प्लेटफॉर्म पे दिए हैं, क्योंकि सबका मॉक बनाने का तरीका और टेस्ट अलग अलग हुआ करता था। सर ये मेरा मॉक की स्ट्रेटजी थी सर। तो मॉक किस तरीके से, तो जब मॉक लगाते थे तो मॉक लगाने के बाद में एनालिसिस कितने टाइम बाद करते थे या नहीं करते थे, और कितना टाइम लगभग देते थे? सर मॉक दे करके एनालाइज नहीं करना मॉक ना देने से बुराई है। आप मॉक ना दो और टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको एनालिसिस नहीं करना है, एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आप कैसे पता करेगा कि आपने गलती कहाँ की है। मैं हमेशा सर मॉक दिया, देते सबसे पहले तो मार्क्स देखता था, मार्क्स अगर अच्छे आए हैं तो 5 मिनट खुशी भी मनाता था मैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं, ताकि सर लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। अगर नेगेटिव भी नंबर कम भी आते थे तो भी अपने को मोटिवेट करता था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा करूँ। मैंने कहाँ नंबर कटे, मैं याद करने की कोशिश करता था कि मेरे मैथ्स में उस क्वेश्चन में फंस गया, अगर मैं नहीं फंसा होता तो मेरे 2 क्वेश्चन नहीं छूटते आखिरी वाले।
लेकिन उसी टाइम में ये 5 मिनट का रिलैक्स लेकर के, क्योंकि सर 2 घंटे का स्ट्रेच रहता है मॉक का भी, तो थोड़ा सा टफ होता है बैठना 2 घंटा भी आपको कंटिन्यूस बैठ के मैं मॉक देना है या कंटिन्यूसली दिमाग लगाना है आपको। तो उसके बाद मेंटल टॉयल लेने के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेके सर मैं उसी टाइम एनालाइज करता था। और एनालिसिस करने का तरीका सर ये था, जो मुझे लगता है हर एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए, कि उसे सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देखने चाहिए जो उसने गलत किए हैं, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन ही ने आपको नेगेटिव मार्क्स दिलवाए हैं, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया आपका, और आपको उम्मीद थी कि आप वो सही कर दोगे, तब भी उसने आपको धोखा दिया है, आपने वो गलत किया है। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले गलत क्वेश्चंस को देखता था, कहाँ गलती हुई है। ये नहीं गलत क्वेश्चन देख लिया, मतलब गलत क्वेश्चन में गलती हुई कहाँ है, मतलब किस वजह से गलती, किस वजह से हुई, कहाँ पे थॉट प्रोसेस गलत हो गया मेरा। जैसे सर मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब मैं कोई इंग्लिश का मैंने क्वेश्चन, कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि सर आप इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, तो मुझे एकदम मैंने याद किया कि ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों किया है। फॉर इंस्टेंस मैंने स्लिट, SLIT स्लिट, और जिसे गला काटने को बोलते हैं, और सिल्ट SILT सिल्ट जो सैंड होती है, इन दोनों वर्ड में कन्फ्यूज़ हो गया था, इसलिए मैंने गलत आंसर मार्क किया है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना थॉट प्रोसेस रिकॉल करने है कि मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे, कि मेरा स्लिट और सिल्ट में गलत हो गया, मेरा इन राइमिंग वर्ड में गलत हो गया। फिर मैं इस बात का ध्यान आता था कि मैं जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, ये होमोनिम से होमोफोन से, मैं इनमें गलती करता हूँ, इनमें मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कई बार पेपर के प्रेशर में। तो फिर मैं इन पे काम किया करता था, और इसी तरीके से सर मैंने अपने को इम्प्रूव किया है। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही किया। हाँ सर, मेरे को भी लगता है, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज मॉक टेस्ट देके आप कल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि तब तक तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने किस थॉट प्रोसेस से कोई क्वेश्चन किया था। तो जितना जल्दी हो सकता है एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि अल्टीमेटली आपको जो करेक्ट करना है वो क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन तो मॉक वाली करेक्ट हमें सर थॉट प्रोसेस को करेक्ट करना है, हमने सोचने टाइम में गलती की थी उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत टू द पॉइंट बात है ये, कि अल्टीमेटली आपको अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट करना है। तो यू नीड टू रिकॉल दैट प्रोसेस कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया। मैथ्स में भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ, आपकी अप्रोच गलत थी, या आपको अप्रोच याद नहीं आई, जी सर, या आपने कभी पढ़ाई नहीं है। तो वो सब चीज़ों को जब हम रिकॉल करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बेटर स्ट्रेटजी रहती है। और सर कैलकुलेशन में भी आपने जैसा बताया आपने, तो इसमें भी एक बात बताना चाहूँगा, कैलकुलेशन में भी गलती हुई तो आपको ये याद रखना है कि आपने कैलकुलेशन किस स्टेप पे गलती की और क्या गलती की। फॉर एग्जांपल देता हूँ सर, मैं कई बार मैं क्या गलती करता था, 75/3 25 होता है, और 75/5 15 होता है, तो मैं 75/5 25 कर देता था, और 75/3 15 कर देता था। ये इंटरचेंज मेरे से होता था कई बार। और सेम गोज़ टू सर 100/4 25 होता है, और 100/5 20 होता है, तो मैं कई बार जल्दीबाजी में इंटरचेंज करके लिख दिया करता था। तो ये भी मैंने इस पर भी काम किया कि मैं एग्जैक्टली कहाँ गलती करता हूँ कैलकुलेशन में भी, क्या ऐसा आता है कि मैं गलती करता हूँ, तो उससे भी सर फ़र्क पड़ा। जैसे जब इन पर आपको काम करना होता था तो इसके लिए आप डायरी मेंटेन करते थे या फिर जस्ट माइंड में ही रखते थे? सर माइंड में तो शुरुआत में तो यही कोशिश की थी माइंड में रख लूँ सब चीज़ों को, लेकिन सर माइंड पे आप उसको रिटेन नहीं कर सकते हैं, आप भूलेंगे, और आप भूलेंगे तो आप उसको आगे रिपीट कीजिएगा। हमें रिपीट नहीं करना, गलती करनी गलत नहीं है सर, गलती रिपीट करना गलत है। तो मैं क्या करता था सर, मैं कॉपी पे तो नहीं लिखता था, मेरे मोबाइल फ़ोन में नोट्स एक एप्लीकेशन होती है सर, हर मोबाइल फ़ोन में नोट्स की एप्लीकेशन होती है, तो उसका मैंने टाइटल डाल रखा था एरर्स, और सब टाइटल डाल रखा था टॉपिक, मतलब कि सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ्स जो भी है। तो उसमें फिर मैं लिखता था कि मैंने ये एरर रिपीटेडली कर रहा हूँ, मुझे इस पर काम करना है। और मॉक देने से पहले मैं उनको एक बार देख भी लिया करता था, अगर मॉक में ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये अगर आ गया तो मुझे इसमें गलती नहीं करनी है। आपकी स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट की एकदम मेरे वाले से मैच कर रही है। थैंक यू सर। पूरे तरीके से, क्योंकि मैं सेम भी ऐसे ही किया करता था, हालांकि मैं मोबाइल में नहीं, मेरे खुद की डायरी हुआ करती थी, डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाता था, और हमेशा ये कोशिश करता था कि मॉक जैसे दो उससे पहले एक बार देख लो, जिससे कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहती हैं, वो वाली सिली मिस्टेक्स तो आपसे नहीं होंगी एटलीस्ट। तो बहुत बढ़िया आपकी स्ट्रेटजी रही है मॉक टेस्ट देने की भी। थैंक यू सर। बाकी मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को एक बार कुछ सलाह भी दें, खास करके ऐसे लोग जो जल्दी अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर बताएं कि आप उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सर मैं यही बोलना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को कि आपकी तरह मेरा भी डे 1 था, मैं भी जब शुरुआत में आया था मैं भी बहुत टॉपर्स की वीडियोज़ देखता था, स्ट्रैटेजी देखता था, और आज मैं मतलब इस लायक भी हो गया हूँ कि मैं अब लोगों को बता सकूँगा आपको क्या करना है। तो आपको पहले सर अपने आप में होपफुल रहना है कि यह होगा सिलेक्शन। दूसरी बात सर, एक चीज़ आपको माइंड में हमेशा रखनी है, मैंने बहुत से बंदों को देखा कि वो कहते हैं वैकेंसी कम आ रही है। आप हमेशा ध्यान रखिए, वैकेंसी चाहे 20,000 है, चाहे 1 लाख आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, आपको एक ही सीट चाहिए। अगर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी अगर एक वैकेंसी आती है, CSC के एग्जामिनेशन में, इंडियाज़ टफेस्ट एग्जामिनेशन में अगर एक वैकेंसी आती है, तो कोई एक एस्पिरेंट ऐसा भी होगा जो उस वैकेंसी को भी ले लेगा।
डेफिनेटली। तो आपको उसकी मेंटालिटी से सोचना है। आपको हमेशा एक सीट चाहिए बस, चाहे कितनी भी सीट आई हो, चाहे 2 आई हो, चाहे 10 आई हो। ये इस पॉजिटिव माइंडसेट से आप चलेंगे, अगर आप इस पॉजिटिव आउटलुक से सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि सर इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जो इनर मोटिवेशन होगा, जो परमानेंट होगा। आउटर मोटिवेशन की तरफ फेड आउट नहीं कर जाएगा जल्दी। ये रहता है सर, ये मैं बोलना चाहूँगा। इस तरीके से तैयारी अल्टीमेटली सर। मतलब कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। देखो जी वैसे सर। पॉजिटिविटी का रोल तो लाइफ में बहुत बड़ा है। अगर आदमी पॉजिटिविटी के साथ में कोई भी काम करता है, वो एक मूवी भी है द सीक्रेट्स करके, कि उसमें जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर्म भरा और पहले ये सोचने लगे यार वैकेंसी तो इतनी कम है, हमारा हो पाएगा, जी तो हमने तो सेल्फ डाउट ही कर लिया। और सेल्फ डाउट में क्या रहता है ना, कि जब हम सेल्फ डाउट करते हैं तो जो आसपास की नॉइज़ है वो हमें बड़ा डिस्टर्ब करती है। सर जी। कोई कुछ कहेगा, हमें तुरंत लगेगा यार मैं इस लायक हूँ, मैं इस लायक हूँ। अगर हम पूरे, जैसे एक चीज़ कहते हैं ना कि जब हम फिजिकल करने जाते हैं, जी सर। पुशअप्स लगाते हैं, पूरी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जी सर। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे चुभेगा नहीं कुछ भी, यस सर। एकदम पत्थर जैसी हो जाती है ना। मेरे तो है नहीं बाइसेप, टाइट ऐसे हो जाती दिखाऊंगा तो फिर सर, अच्छा टाइट नहीं हो जाती लगेगा, है, है ना, टाइट टाइट हो हो जाती है पूरे के पूरे। वैसे ही मेंटल टफनेस भी ज़रूरी है। यस सर। अगर आप मेंटली थोड़े से वीक रहे, फ्लक्चुएट करें, तो जो भी बाहर की कोई भी चीज़ कहेगा वो तुरंत आपको आके चुभेगी। एग्जैक्टली। आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बदलोगे, चीज़ों को बदलोगे। लेकिन मेरा भी हमेशा ये मानना है कि जब हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि पढ़ाई, सबसे बड़ी मेंटल एक्सरसाइज तो पढ़ाई है। तो अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं और खुद पे विश्वास रखते हैं, फेथ के साथ करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। और वो मेंटल स्टेबिलिटी, वो मेंटल टफनेस कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती है, जी सर। जिसकी वैल्यू मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटल टफनेस फिजिकल टफनेस से भी ज़्यादा ज़रूरी सर है। मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। हाँ बहुत, मतलब कई बार हम मेंटल हेल्थ को बड़ा इग्नोर कर देते हैं। सर। फिजिकली तो हम ध्यान देते हैं कि हाँ भाई हमारी बॉडी सही लगनी चाहिए, जी सर। स्ट्रक्चर सही लगे, फोटो खिंचवा रहे हैं तो ये शर्ट अच्छी आनी चाहिए। मैं तो वैसे छोड़ देता हूँ ऐसे ही, जी सर। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का रहता है। सर आप ऐसे ही बहुत स्मार्ट लगते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी बहुत सारी बातें करी नफीस से, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी आपसे बात करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट, आपकी बातें, आपकी स्ट्रेटजी, और जो एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस है आपका, वो बहुत ज़बरदस्त है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आके बैठे, बच्चों के साथ में इतने सारे इंसाइट्स आपने शेयर करे। अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। और जल्द मिलेंगे एक अगले पॉडकास्ट में किसी और एक टॉपर के साथ में, उनकी भी स्ट्रेटजी जानेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।